नमस्कार, मैं मनीषा आबोल ताबोल के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो हमारी आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में 3 धाराएं थीं। वो 3 धाराएं कौन कौन सी थीं, किस तरह उनकी शुरुआत हुई, आज इस सब के बारे में हम बात करेंगे। आलेख मेरे फेसबुक मित्र श्री मनीष सिंह जी का है, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है। तो हम बात करेंगे आज़ादी से भी 100 साल पहले की, यानी 1757 की। जैसा सबको पता है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद अंग्रेज़ों को भारत में अपने पैर जमाने का मौका मिला था। लेकिन प्लासी की लड़ाई के 50 साल बाद तक अंग्रेज़ों ने भारत की सामाजिक व्यवस्था को नहीं छुआ। लेकिन जब उन्हें यकीन होने लगा कि यहाँ उनको लंबा टिकना है, तब उन्हें अपने सेवक तैयार करने की ज़रूरत महसूस हुई। 1813 में कंपनी के बजट में 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए रखे गए। सोचिए, उस समय के लिहाज से 1 लाख ठीक ठाक अमाउंट था। कंपनी सरकार को स्किल डेवलपमेंट करना था ताकि सस्ते पीए, मुंशी, स्टोर कीपर, अर्दली, मुंसिफ और डिप्टी कलेक्टर मिल सके। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटी खुली। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो पहली बैच के ग्रेजुएट निकले, उनमें बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय थे, वही सुजलाम सुफलाम मलया शीतलाम वाले। लेकिन जब अंग्रेज़ी पढ़े हुए छात्र आनंदमठ लिखने लगे तो खेल कंपनी सरकार के हाथ से फिसलने लगा। दरअसल वही हुआ जो हमेशा होता आया है कि जब इंडियंस ने अंग्रेज़ी पढ़ी तो पूरी दुनिया के ज्ञान के दरवाजे उनके लिए खुल गए। नए नवेले पढ़े लिखों ने यूरोपियन सोसाइटी को देखा, उनके विचारकों की किताबें पढ़ीं, लिबर्टी, सिविल राइट, डेमोक्रेसी, होम रूल, जाने क्या क्या। कुछ तो लंदन तक गए, बैरिस्ट्री छान डाली और अंग्रेज़ों को ही कानून सिखाने लगे। कुछ सिविल सर्विस में आ गए तो कुछ ने अखबार खोल दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में पहुंच गए अधिकार मांगने। सरकारों को जब जनता की समझ और ज्ञान से डर लगने लगे तो लोगों को लड़वाना शुरू कर देती है। समुदायों को फेवर और डिसफेवर इसके औजार होते हैं। बस इसी औजार को अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल करना अब शुरू कर दिया। 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेज़ों ने मुस्लिम शासकों को दोषी माना और लगभग इग्नोर किया। हिंदू राजे और बौद्धिकों पर सरकार के फेवर रहे। अब चूंकि अधिकतर हिंदू ही थे जो आधुनिक शिक्षा की तरफ बढ़ रहे थे, तो इस फेवर को जस्टिफाई करना भी थोड़ा आसान रहा। जनता के असंतोष के सेफ पैसेज के लिए एक सभा बनवा दी, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें देश भर के सभी ज्ञानी ध्यानी आते, अपनी मांग रखते और सरकार 2-4 बातें मान लेती। सभा को इंग्लिश में भी कांग्रेस ही कहते हैं। सालाना बैठक को कांग्रेस का अधिवेशन कहा जाता। इस कांग्रेस में हिंदू ज़्यादा संख्या में थे, जो कि आबादी के हिसाब से स्वाभाविक था। लेकिन जो अब तक राज में थे उनमें कुंठा बढ़ी। कौन? हमारे मुस्लिम भाई। तो सैयद अहमद खान ने कौम को समझाया, अंग्रेज़ी पढ़ो, ब्यूरोक्रेसी में घुसो, वरना जो अपर हैंड 500-700 सालों से है ख़त्म हो जाएगा। आज के लीडरान की तरह बात सिर्फ ज़ुबानी नहीं थी। एक कॉलेज खोला, शानदार, जो अपने वक्त से काफ़ी आगे का था। मुस्लिम जनता ने मदद की, लेकिन ज़्यादा मदद नवाबों से आई। उच्च वर्गीय मुस्लिम और नवाब एक साथ आए। नवाबों को इसका एक नया फ़ायदा भी मिला। ताकतवर होती कांग्रेस में रियाया यानी जनता के लोग थे। कई मांगे ऐसी रखते थे जिसमें उनकी जेब कटती थी। तो ऐसे में सैयद साहब और उनके संभ्रांत साथी नवाबों के हित अहित से जुड़ी मांगों पर दबाव बनाते थे। 1906 आते आते उन्हीं के बीच से मुस्लिम लीग बन गई। ढाका के नवाब चेयरमैन हुए और भोपाल के नवाब सेक्रेटरी। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कांग्रेस बंग भंग के विरोध में थी, लीग ने समर्थन किया। अब मुसलमान अंग्रेज़ों के प्यारे हो गए थे। अब रह गए हिंदू राजे रजवाड़े। कांग्रेस का फेवर पाते नहीं थे, अंग्रेज़ सुनते नहीं थे। अपना कोई जन संगठन नहीं था, तो अब कुछ करने की उनकी बारी थी।
देश भर में कई छोटे छोटे संगठन थे जो हिंदू पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार कर रहे थे। बहुत सारी हिंदू सभाएं, संस्थाएं थीं। इन सबको जोड़ने वाला कोई चाहिए था। मिला कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित जी ने अलीगढ़ से बड़ा बेहतर हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का बीड़ा उठाया था। जनता के बीच जा रहे थे तो हिंदू राजाओं ने भी खुलकर दान दिया, सभाएं करवाईं। मालवीय साहब पूरे देश में घूमे और हिंदू संगठनों को एक छतरी तले लेकर आए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना और अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी बन गई। ये 1915 का वर्ष था। अब 3 संगठन अस्तित्व में आ चुके थे हमारे: इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसमें से पहला वाला कॉमन पीपल के लिए बात करने वाली कांग्रेस, जो सिविल लिबर्टी, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म की बात करती थी, इसको ताकत जनता से मिलती थी। धन मध्यवर्ग के साथ साथ नए ज़माने के उद्योगपति, व्यापारी, पूंजीपतियों से मिलता था। इसके नेता भारत के भविष्य को ब्रिटेन के बराबर करके देखते थे। दूसरी ताकत थी हमारी मुस्लिम समाज। उसके धार्मिक सांस्कृतिक विशेषाधिकार की पैरोकार मुस्लिम लीग, जिसकी की ताकत मुस्लिम कौम थी, ये फंडिंग नवाबों और निज़ामों की थी। ये भारत का सपना उस मुग़ल काल के बरक्स देखते थे जिसमें सारी ताकत उनके हाथ में थी। तीसरी ताकत हिंदू समाज, उसके धार्मिक सांस्कृतिक विशेषाधिकार की पैरोकार और हिंदू रजवाड़ों के हितों को ध्यान रखने वाली महासभा थी, जिसके लिए भारत का भविष्य मौर्य काल से लेकर के शिवाजी की हिंदू पद पातशाही के बीच में झूलता रहता था। आगे चलकर अंग्रेज़ों ने चुनावी सुधार किए, सत्ता में भागीदारी खुलनी शुरू हो गई। सबसे पहले मॉर्ले मिंटो सुधार हुए 1905 के, और 1935 के इंडिया गवर्नेंस एक्ट के आने के बाद तीनों प्रेशर ग्रुप चुनावी दलों के रूप में तब्दील हो गए। जी हाँ, इन तीनों दलों ने काफ़ी लंबे समय तक एक प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाई थी। समय के साथ नए नेता इन संगठनों की लीडरशिप लेते हैं। ये गांधी, जिन्ना और सावरकर की धाराएं हो जाती हैं। 2 धाराएं देश की घड़ी को अपने अपने तरीके से पीछे ले जाना चाहती थी, एक आगे की ओर। ऐसे में पीछे जाने वाली दोनों धाराएं मिलकर विधानसभाओं में सरकारें बनाती हैं और सड़कों पर अपने समर्थकों से दंगे भी करवाती हैं। सत्ता की गंध से संघर्ष में खून का रंग मिल जाता है। 1947 में इस रंग ने भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब बदल दिया। एक धारा पाकिस्तान चली गई, लेकिन अवशेष बाकी है। दूसरी सत्ता में बैठे बैठे सड़ गई, उसके भी अवशेष ही बाकी हैं। तीसरी पर गांधी जी के लहू के छींटे थे, बैन लगा तो चोला बदल लिया, नाम बदल लिया। अभी भी लेकिन सबका सरकारों का फोकस है स्किल डेवलपमेंट पर ही। और उधर कलकत्ता, अलीगढ़ और बनारस की यूनिवर्सिटीज़ आज भी खड़ी हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की या फ्रीडम मूवमेंट की ये जो 3 धाराएं थीं, ये किस तरह से आगे बढ़ी, किस तरह इनका जन्म हुआ और किस तरह ये हमारे भारत के भविष्य को, मुस्तकबिल को निर्णायक साबित करने वाली धाराएं हुई। नमस्कार, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।